हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप फ्रेंड्स आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं लाई हूँ भोजन के अवयव यानी भोजन के घटक कह सकते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं एक चैप्टर ला चुकी हूँ, वो था सोर्सेस ऑफ फूड, भोजन के स्रोत। और ये सब जानते हैं आप, सीटेट साइंस में पूछा जाता है और साइंस सब्जेक्ट में तीन सब्जेक्ट होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो फ्रेंड्स, ये बायोलॉजी का है, ये जीव विज्ञान का ये लेसन है। तो जो फ्रेंड्स वो मेरा पहला वीडियो नहीं देखे हैं, वो इस चैनल पे आई बटन में मैं दे दूंगी उसका प्लेलिस्ट, तो आप प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। और जो फ्रेंड्स इस चैनल पे नए जुड़े हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच कर लीजिएगा, ताकि मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ये एनसीईआरटी पे पूरा बेस्ट है, यानी मैं एनसीईआरटी के बुक से ही ये पूरा निचोड़ में लाई हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ से क्वेश्चन, इससे आगे तक क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन पूछा जाता है वो सभी टॉपिक में इसमें ऐड की हूँ। तो आप सब फुल वॉच करिएगा, आपको कहीं से भी मिस नहीं होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार के कच्ची सामग्री से बना होता है। फ्रेंड्स, आप सब जानते हैं, आप सब जो खाते हैं वो किसी एक चीज़ से नहीं बना होता है, उसमें बहुत सारी कच्ची सामग्री का मिक्स होता है। जैसे कि आप अगर रोटी खाते हो तो उसमें गेहूं का आटा होता है, उसमें पानी होता है, उसमें कुछ नमक भी कुछ डाल देते हैं। या फिर चावल खाते हो तो उसमें कच्चे चावल होते हैं, उसमें पानी मिलाया जाता है और उसमें भी थोड़ा हल्का सा नमक मिलाया जाता है। तो आप ये सब जान सकते हैं कि इसमें बहुत सारी कच्ची सामग्री का मिश्रण होता है। तो ये सब किस में होता है, कुछ पादप से भी होते हैं, कुछ जंतु से भी प्राप्त होते हैं, जो हम लोग कच्ची सामग्री खाते हैं। आगे देखते हैं। इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं, जिसे न्यूट्रिएंट कहते हैं, यानी जिसे पोषक कहते हैं। ये क्या होते हैं, कच्ची सामग्री में मिलते हैं। तो आगे यही पढ़ेंगे, न्यूट्रिएंट कितने प्रकार के होते हैं और उन सभी के बारे में फुल डिटेल पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो थोड़ा सा स्पीड में रहेगा, क्योंकि ये लेसन थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं सभी के बारे में यहाँ पर फुल डिटेल में पढ़ेंगे, तो वीडियो थोड़ा सा फास्ट रहेगा। अगर आपको ज़्यादा फास्ट लगे तो वीडियो को रोक रोक के देख सकते हैं, या फिर आप वीडियो को 2-3 बार यहाँ पे 2-3 बार वॉच कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं कितने न्यूट्रिएंट्स हैं। तो सबसे पहले है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को फ्रेंड्स यहाँ पे शर्करा भी बोला जाता है। आगे है प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल। इसके अतिरिक्त हमारे शरीर को रुक्षांश की भी आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड्स, इस सब के बारे में यहाँ पे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो फ्रेंड्स, कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी गिविंग फूड कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, यानी वो एनर्जी देता है, इसीलिए इसे एनर्जी गिविंग फूड कहा जाता है। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं बताई हूँ कि कार्बोहाइड्रेट को शर्करा कहा जाता है। और शर्करा यानी कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तीनों का मिश्रण होता है कार्बोहाइड्रेट में। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या है, तो यहाँ पर मैं अलग अलग दे दी हूँ, बट एक साथ मैं बता रही हूँ। पपीता, तरबूज, आम, केला, गेहूँ, चावल, बाजरा, आलू, शकरकंद। शकरकंद तो फ्रेंड्स कंद है, बट मैं इसमें सब्जी में डाल दी हूँ, ये वैसे कंद होता है, कंदमूल में आता है। इसके साथ गन्ना में भी पाया जाता है। फ्रेंड्स, एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट में आप लोग याद रखिएगा कि जितने भी मीठे सामग्री होते हैं उन सभी में शर्करा पाया जाता है। और शर्करा क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो यहाँ पे गन्ना में क्या होता है, शर्करा होता है। और गन्ना से चीनी बनता है, तो चीनी में भी शर्करा पाया जाता है, यानी मीठा होता है वो, तो वो भी कार्बोहाइड्रेट हुआ। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि जितने भी मीठे चीज़ हुए वो सब क्या हो गए, कार्बोहाइड्रेट में आते हैं वो सभी चीज़। चलिए इसका परीक्षण कैसे करेंगे तो देख लेते हैं। तो कुछ खाने के सामान ले लेंगे, उस पर 2-3 बूंद क्या करेंगे, तनु आयोडीन विलयन का घोल डालेंगे। और घोल डाल के उसका रंग देखेंगे कि वो कैसा बदलता है। अगर वो रंग नीला या काला हो गया तो उसमें मंड की उपस्थिति हुआ, यानी मंड भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है, तो मंड को उपस्थिति को दर्शाता है। और यही घोल अगर बैगनी कलर का हो गया तो वह प्रोटीन को दर्शाता है। फ्रेंड्स, आई होप आप सब समझ गए होंगे। अब चलते हैं प्रोटीन को स्टार्ट करते हैं। प्रोटीन पढ़ते हैं। तो प्रोटीन को कहा जाता है बॉडी बिल्डिंग फूड, यानी प्रोटीन युक्त भोजन को हमेशा शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है, यानी शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है। फ्रेंड, जो यहाँ पे जिम जाते होंगे उनको पता होगा कि वहाँ सबसे पहले क्या लिख देता है, प्रोटीन पाउडर लिख देता है। क्यों, क्योंकि वो प्रोटीन शरीर को क्या करता है, बिल्ड करता है, यानी वो शरीर में प्रोटीन की जो कमी होता है उसे प्रोटीन पाउडर उसे पूरा करता है। आप सब यहाँ पे प्रोटीन युक्त भोजन करिएगा, जिससे कि आपको अलग से पाउडर कोई लेने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, और बॉडी बिल्डिंग का काम आपका प्रोटीन युक्त भोजन ही करेगा। आगे देखते हैं फ्रेंड,
प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रखने के लिए होता है। यानी फ्रेंड्स, जिनका शरीर कमज़ोर होता है, यानी जो पतले से डायरेक्ट मोटा होना, तुरंत मोटा होना चाहते हैं, उनके लिए तो प्रोटीन पाउडर ही पी लेंगे। लेकिन जो हमेशा शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं, शरीर में वृद्धि चाहते हैं, यानी डेवलपमेंट हमेशा चाहते हैं, तो वो प्रोटीन युक्त भोजन का सेवन करें। और प्रोटीन किससे बना होता है? तो कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन से बना होता है। आगे देखते हैं प्रोटीन के स्रोत। फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रोटीन का स्रोत क्या है? तो प्रोटीन के दो स्रोत होते हैं, एक तो होते हैं पादप स्रोत और दूसरा होता है जंतु स्रोत। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे दोनों पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ते हैं पादप स्रोत, यानी पेड़ पौधे से जो हमें प्रोटीन मिलता है वो पढ़ेंगे। तो चना, मटर, मूंग, तुअर दाल, राजमा और सोयाबीन, तो इन सभी से क्या मिलता है? तो इन सभी से प्रोटीन हमें मिलता है प्रचुर मात्रा में। क्या? सोयाबीन से हमें बहुत ही ज़्यादा प्रचुर मात्रा में यहाँ पे प्रोटीन मिलता है। फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि प्रोटीन सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? वहाँ पे 3-4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें सोयाबीन अगर रहा तो आप लोग सोयाबीन में ही लगाइएगा, क्योंकि सोयाबीन में बहुत ही प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। अब पढ़ते हैं जंतु स्रोत से। तो जंतु स्रोत से आ गए मांस, मछली, अंडे, दूध, पनीर। दूध से ही पनीर बनता है फ्रेंड्स, और दूध गाय देती है या फिर भैंस देती है, तो जानवर ही देते हैं, तो ये भी हो गए जंतु स्रोत से। तो आई होप फ्रेंड्स यहाँ तक आप समझ गए होंगे। और आगे पढ़ेंगे अब फैट्स, यानी वसा। आगे पढ़ेंगे फैट्स। तो वसा भी हमारे शरीर को क्या देता है? ऊर्जा प्रदान करता है। इससे पहले फ्रेंड्स आप सब पढ़े थे कि कार्बोहाइड्रेट को भी क्या कहते हैं? एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। यानी कार्बोहाइड्रेट से भी हमें ऊर्जा प्राप्त होता है और साथ साथ वसा से भी हमें ऊर्जा प्राप्त होता है। तो यहाँ जहाँ पे जो दोनों ऑप्शन रहेगा तो आप दोनों ऑप्शन में लगाइएगा टिक, क्योंकि फैट से भी और कार्बोहाइड्रेट से भी, दोनों से हम लोगों को ऊर्जा प्राप्त होता है। अब ऊर्जा का स्रोत देख लेते हैं, यानी वसा का स्रोत देख लेते हैं। तो वसा का स्रोत भी हम लोग दो स्रोत से प्राप्त होता है, पादप स्रोत और जंतु स्रोत। सबसे पहले पढ़ते हैं पादप स्रोत, जिससे कि हमें फैट मिलता है। तो मूंगफली, गिरी यानी बादाम कहा जाता है, तिल, सोयाबीन तेल या सरसों तेल, या फिर आगे कह सकते हैं आगे सूरजमुखी तेल, यानी जितने भी तेल होते हैं, नारियल तेल, ये सभी तेल में क्या होता है? वसा होता है, फैट मिलता है। आप लोग आमतौर पर घर में जो सरसों तेल की सब्जी खाते होंगे, उन सबको पता होगा कि कम सब्जियों में बहुत लोग कम डालते हैं कि फैट ना बढ़े। आगे देखते हैं जंतु स्रोत। जंतु स्रोत से मांस, मछली, अंडे, घी, दूध, मक्खन, तो ये सभी क्या होगा? ये सभी वसा के स्रोत हो गए, जो हमें जंतु से प्राप्त होते हैं। आगे बढ़ते हैं कि वसा का परीक्षण कैसे करेंगे, यानी हम लोग को पता कैसे चलेगा कि इसमें फैट है भी या नहीं। तो उसमें कुछ खाने का सामान ले लेंगे, कागज़ में रख लेंगे और उसे अच्छे से कूटेंगे, यानी कागज़ में रख के उसे ऊपर से कोई चीज़ से उसे ऐसे ऐसे करके कूटेंगे। तो थोड़ी देर के बाद देखेंगे कि कागज़ पर तेल के धब्बे जैसे दिखने लगते हैं, जैसे हल्का हल्का धब्बा जैसे तेल लगा हो वैसे दिखने लगता है। तो उससे पता चल जाता है कि उसमें वसा है, क्योंकि वो धब्बे वसा को दर्शाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक आई होप समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं विटामिन। तो फ्रेंड्स, विटामिन पढ़ते हैं। कई प्रकार के विटामिन होते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे चलिए सभी को डिटेल में देखते हैं कि विटामिन ए क्या है। तो पहले देखते हैं विटामिन ए। पपीता, गाजर, आम, दूध, मछली का तेल इत्यादि, इन सभी में क्या पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। और विटामिन ए का काम क्या है? तो ये हमारी त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखता है। तो फ्रेंड्स, ये आप इतना याद रखिएगा, क्योंकि पेपर में कुछ भी पूछ सकता है कि जो हमारी त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखता है वो विटामिन ए है या विटामिन बी है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि त्वचा को और आँखों को विटामिन ए से स्वस्थ मिलता है। अब आगे पढ़ते हैं विटामिन बी। विटामिन बी किसमें पाया जाता है? तो गेहूं, चावल और यकृत में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं विटामिन सी। विटामिन सी कहाँ पाया जाता है? संतरा, अमरूद, टमाटर, मिर्च, नींबू, आंवला इत्यादि, यानी फ्रेंड्स जो खट्टे चीज़ होते हैं उसमें विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारे शरीर को मदद करता है, यानी हमारे शरीर में जो रोग होते हैं उससे विटामिन सी लड़ने में मदद देता है। आगे पढ़ते हैं विटामिन डी। तो विटामिन डी का स्रोत क्या है? मछली, अंडा, मक्खन, दूध इत्यादि। हमारा शरीर सूर्य के प्रकाश से भी विटामिन डी बनाता है। जब हम लोग सूर्य की धूप में बैठते हैं तो क्या मिलता है? विटामिन डी मिलता है। यानी
सुबह की जो धूप होता है वो सभी इंसान को धूप लेना चाहिए, क्योंकि दोपहर का धूप तो बहुत तेज़ हो जाता है तो शरीर सहन नहीं कर पाएगा, लेकिन सुबह का धूप हम लोग ले सकते हैं विटामिन डी के लिए। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यानी इनडायरेक्टली रूप से ही क्या होता है, जो धूप विटामिन डी हमारे शरीर में जाता है, या फिर धूप से जा या फिर खाने के फूड से जा, तो क्या करता है वो अस्थियों को मजबूती कर देता है और दांतों को भी मजबूत करता है। आगे पढ़ते हैं फ्रेंड्स। विटामिन के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। फ्रेंड्स इसे भी आप याद रखिएगा कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्या होता है, तो विटामिन के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। तो फ्रेंड्स आई होप समझ गए होंगे। आगे पढ़ते हैं मिनरल्स यानी खनिज लवण पढ़ते हैं। तो हमारे शरीर को खनिज लवण की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। फ्रेंड्स अब तक जो भी पढ़े हो तो सबका ज़रूरत हमारे शरीर में अधिक मात्रा में होती है, लेकिन जो खनिज लवण की आवश्यकता होती है वो अल्प मात्रा में होती है। यानी उसे हमारे शरीर को हल्का फल्का की ज़रूरत होता है, लेकिन होता है ज़रूरत, उसे थोड़ा सा मिलना चाहिए हमारे शरीर को। आगे पढ़ते हैं आयोडीन के स्रोत। तो आयोडीन कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो समुद्री मछली, केकड़ा, नमक, अदरक और पालक में आयोडीन मिलता है। आगे पढ़ते हैं फॉस्फोरस। इसका स्रोत क्या है, दूध, केला, मिर्च और चावल। तो ये सभी क्या होता है, हमारे शरीर में थोड़ा थोड़ा मात्रा में मिलना जरूरी होता है। अब आगे पढ़ते हैं आयरन के स्रोत। आयरन पालक, सेब, आंवला, गुड़, इन सभी में आयरन मिलता है। फ्रेंड्स अब तक का जितने भी ये स्रोत हैं सबसे ज़्यादा ये आयरन का स्रोत पेपर में पूछा गया है। ये हर बार पेपर आ जाता है कि आयरन के स्रोत क्या है, उसमें 3-4 ऑप्शन दे देते हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि उसमें अब तक जो पूछा गया है वो पालक, आंवला और गुड़, इन तीनों ऑप्शन में जरूर रहता है, तो इसी में आप टिक लगाइएगा। इसमें आयरन प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। आगे पढ़ते हैं कैल्शियम के स्रोत। इसमें दूध और अंडा होता है जिसमें कैल्शियम प्राप्त होते हैं। और आगे पढ़ते हैं फ्रेंड्स रुक्षांश। तो रुक्षांश किसे कहते हैं, तो आहारी रेशों को रुक्षांश कहते हैं। हमारे शरीर में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है, जैसे साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां। साबुत खाद्यान्न का मतलब हुआ कि जो चीज़ हम लोग खाते हैं उसका जो छिलका होता है, जैसे गेहूं का ऊपरी परत का जो छिलका होता है उसमें क्या होता है, वो आहारी रेशों में गिनती होता है, वो हमें रुक्षांश देता है। यानी जैसे कि चना खाते हैं तो चना के ऊपर का जो छिलका हुआ उसे हटा के नहीं खाना चाहिए, उससे हमारे शरीर में आहारी रेशों यानी रुक्षांश मिलता है हमारे शरीर को। तो जैसे कि आटा आप लोग चाल के छन्नी से चाल के जो बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, वो रुक्षांश हट जाता है, उसमें आहारी रेशे छन के हट जाता है, लेकिन हम लोग को उसे छानना नहीं चाहिए क्योंकि वो भी हमारे शरीर की आवश्यकता होती है। और उसका आवश्यकता क्यों होता है वो आगे पढ़ते हैं। फिर जो आहारी रेशे होते हैं वो बिना पचाए भोजन को रुक्षांश हमारे शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। यानी जो रुक्षांश जो आहारी रेशे हुए वो क्या करता है, या वो भोजन पचा हुआ हो या फिर वो बिना पचा हुआ भोजन हो जो शरीर में वेस्ट होकर बैठा पड़ा है, उसे क्या करता है, वो शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। इसीलिए रुक्षांश यानी आहारी रेशे हम लोग को लेना चाहिए। आगे पढ़ते हैं जल यानी वाटर। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर को सहायता करता है। क्या करता है, तो हमारे शरीर की सहायता करता है भोजन में जो जल उपस्थित होते हैं उसे उसमें से जो पोषक पदार्थ होता है उसे अवशोषित करने में। और उसका और क्या काम है, तो और क्या काम है, अपशिष्ट पदार्थ यानी मूत्र पसीने जो होते हैं उसे क्या करते हैं, हमारे शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। यानी जो जितना हम लोग पानी पिएंगे हमारा शरीर अंदर से उतना ही धुलता है, और धुलने के बाद वो क्या होता है, पसीना के थ्रू या मूत्र के थ्रू वो बाहर निकल जाता है हमारे शरीर से। इसलिए पानी हम लोगों को ज़्यादा अधिक मात्रा में पीनी चाहिए। अब पढ़ते हैं फ्रेंड्स, जितने भी न्यूट्रिएंट्स थे सभी पढ़ लिए। अब आगे पढ़ते हैं संतुलित आहार। अब संतुलित आहार किसे कहा जाता है, हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए उचित मात्रा में आहार में पोषक तत्व होने चाहिए। इसके साथ पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल भी होने चाहिए। फ्रेंड्स इसी प्रकार के भोजन को क्या कहा जाता है, संतुलित आहार कहा जाता है। यानी उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स पढ़े थे वो सभी मौजूद हो और उसके साथ साथ क्या हो, उसमें रुक्षांश तथा जल भी शामिल हो, तो इसे आहारी रेशे कहते हैं। फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे अपने भोजन में ये ध्यान दीजिएगा कि आप लोग क्या संतुलित आहार करते हैं या फिर नहीं करते हैं। और इन संतुलित आहार के अभाव से जो रोग होता है वो उसे क्या कहते हैं, अभावजन्य रोग कहते हैं। यानी वे रोग जो लंबे अवधि तक पोषकों की कमी से होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। यानी जिन्हें संतुलित आहार बहुत दिनों से नहीं मिलता हो उसे एक रोग हो जाता है, उसे अभावजन्य रोग कहा जाता है।
फ्रेंड्स अब आगे पढ़ते हैं। विटामिन और खनिज लवणों के अभाव से कुछ होने वाले जो रोग हैं, यहाँ से भी पेपर में पूछे जाते हैं। तो मैं शुरू में ही मैं बता दी थी कि मैं यहाँ पे 2 पॉइंट यहाँ पे मैं लाऊंगी, जहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ये आपको पूरा से यहाँ पे मिल जाएगा, इससे बाहर आपका नहीं आएगा पेपर में एग्जाम। तो यहाँ पर कुछ रोग का लक्षण देख लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो मैं स्टार्टिंग में दे रखी हूँ कुछ विटामिन है, कुछ खनिज, और उसके बाद अभाज्यजन्य रोग दे रखी हूँ। उसके बाद कुछ लक्षण दे रखी हूँ जो शरीर में दिखाई देता है। तो सबसे पहले आप पढ़ते हैं विटामिन ए की कमी से क्या होता है, तो क्षीणता यानी दृष्टिहीनता होती है। तो दृष्टिहीनता का लक्षण क्या होगा, तो उसे कमज़ोर दृष्टि हो जाते हैं, यानी रात में यानी अंधेरे में उसे कम दिखाई देता है, या फिर कभी कभी तो पूरी तरह से दिखाई नहीं देता है। तो इसे क्या कहते हैं, इसे विटामिन ए की कमी कहा जाता है। अब आगे देखते हैं विटामिन B1 की कमी से क्या होता है, तो बेरी बेरी रोग हो जाता है। और बेरी बेरी रोग पेपर में आया है, सीटेट पेपर में आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर में कि बेरी बेरी रोग आप पूछ चुका है कि किसके कमी से बेरी बेरी रोग होता है। तो इसे भी किसी में से भी आ सकता है। जब बेरी बेरी रोग आया है तो यहाँ पे स्कर्वी भी 1-2 बार आ चुका है, तो आप यहाँ से इसे ध्यान से देखिएगा। तो बेरी बेरी रोग जो जो होता है उसका लक्षण होता है दुर्बल पेशियाँ और काम करने की ऊर्जा में कमी होता है, यानी उसे कमजोरी फील होता है। आगे देखते हैं विटामिन सी। तो विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी, और इससे क्या होता है मसूड़ों से खून निकलने लगता है, यानी मसूड़ कमज़ोर हो जाता है और घाव भरने में अधिक समय लगता है। तो किसके कमी से, तो विटामिन सी की कमी से। आगे पढ़ते हैं विटामिन डी। तो विटामिन डी से क्या होता है, तो विटामिन डी से रिकेट्स होता है। तो रिकेट्स उसका लक्षण क्या होता है, तो अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना है, ये उसका लक्षण है किसका, विटामिन डी की कमी का लक्षण है। आगे पढ़ते हैं कैल्शियम। तो फ्रेंड्स कैल्शियम अस्थियां और दंत क्षय, यानी अस्थियां क्षय और दंत क्षय हो जाता है। जिसमें इसका लक्षण होता है कि दांत उसका हड्डी और दांत क्या होता है, कमज़ोर हो जाता है। तो इसे कैल्शियम की कमी कहा जाता है। इसीलिए जब बच्चे को आप जब स्टार्टिंग वाले बच्चों को देखते हैं, जब उसका दांत निकलना शुरू होता है, जब जैसे कि 6 महीना पे या फिर 9 महीने वाले बच्चे को जब दांत निकलता है, तो उसे कैल्शियम की गोली तभी से देना शुरू किया जाता है, ताकि उसका दांत और हड्डी मजबूत हो। और कैल्शियम युक्त भोजन हम लोग को भी करना चाहिए, ताकि हड्डी और दांत लंबे समय तक मजबूत रहे। आगे पढ़ते हैं आयोडीन। तो आयोडीन से क्या होता है, घेंघा रोग हो जाता है। और इसका लक्षण क्या है, तो गर्दन की जो ग्रंथि होती है वो फूल जाता है, और बच्चों में मानसिकता विकलांगता आ जाता है। मानसिक विकलांगता का मतलब हुआ वो कुछ न्यू एक्टिविटी नहीं कर पाता है, कुछ अपने तरीके से अपने दिमाग से कुछ सोच नहीं पाता है, तो उसे मानसिक विकलांगता कहते हैं। आगे पढ़ते हैं लौह यानी अरक्तता। तो लौह की कमी से क्या होता है, तो यहाँ पे कमजोरी होता है फ्रेंड्स। तो लौह की कमी से क्या होता है, कमजोरी हो जाता है। तो कमजोरी किसकी कमी से होता है, तो लौह की कमी से होता है। फ्रेंड्स आई होप वीडियो यहीं पे ख़त्म हो गई। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच कर दीजिएगा। फ्रेंड्स मैं इतना स्पीड से पढ़ाई हूँ तो भी वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ है, बट ज़्यादा लंबा नहीं हुआ है। और अगर आप वीडियो में एक बार में समझ में नहीं आएगा तो वीडियो को आप 2-3 बार रोक के या फिर 2-3 बार आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आप सब पूरा वॉच किए होंगे। थैंक यू फ्रेंड्स पूरा वॉच करने के लिए। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।